देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सुबह का समय हो रहा था। सूर्य अपनी किरणों को तेजी के साथ लेकर आसमान में छाया हुआ था और तभी दीदी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे तुझे पता है ना कि आज तुझे मामा के पास जाना है, क्योंकि मेरे मामा काफ़ी दिनों के पश्चात सऊदी से वापस घर लौटे थे और मम्मी भी मामा के यहाँ पर गई हुई थी। लेकिन यहाँ से उस जगह का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि इस जगह से दादनगर की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की पड़ती थी, जो काफ़ी लंबी थी और बाइक से सफ़र करना भी काफ़ी मुश्किल काम था। इसलिए मुझे उस जगह पर अपनी गाड़ी लेकर जाना ही ठीक लगा। और बातों ही बातों में मेरी दीदी ने मुझसे कहा, याद रखना रात में आते वक्त भगवान का नाम लेते आना, तुझे पता है ना वहाँ पर भूत प्रेत का एक दल निवास करता है। मैंने दीदी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना लग रहा था, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इस प्रकार से धूप का खिलना अपने आप में ही सुकून की प्राप्ति देता है। और फिर मैंने अपनी दीदी की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं गाड़ी में बैठकर चलना ही ठीक समझा। मैं आपको बता दूं कि मेरे मामा का इलाका पहाड़ियों की तरफ पड़ता है, जहाँ पर पत्थरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और उसके साथ ही साथ गर्मियों में पाए जाने वाले पौधे भी होते हैं। जब मैं अपने मामा के घर की तरफ रवाना हुआ तो मुझे एक बड़े आकार का पत्थर वहाँ पर दिखाई दिया, जो साइड में पड़ा हुआ था। लेकिन उसे देखते ही मेरे शरीर में अचानक से बिजली सी दौड़ गई और फिर उस पत्थर के नीचे मुझे कुछ पैरों के निशान नजर आने लगे। मगर उस वक्त गाड़ी रफ्तार में थी, तो मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा और मैं तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। इस समय ठंड का माहौल था, जिस वजह से चारों तरफ सब कुछ एकदम सूख सा गया था। और फिर मैं मामा जी के पास पहुँच गया। मैंने अपने मामा को प्रणाम करने के बाद पूरे दिन भाग दौड़ और बातों के गप्पों में मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर कब रात के 8 बज चुके थे और मुझे वापस घर भी जाना था। मेरे घर पर मेरी बहन अकेली थी। फिर मैंने मम्मी से जाने के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन के बाद वह गांव के लिए खुद पे खुद वापस लौट जाएंगी। फिर मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरे मामा मेरे पास आए और बोले, बेटा तुम आज रात के लिए यहीं पर रुक जाओ। लेकिन मैं कहाँ पर मानने वाला था। मैंने तो कोई ना कोई बहाना निकाला और निकलने लगा। जाते वक्त मेरे मामा ने मुझे सतर्क करते हुए कहा, बेटा किसी को भी भूल कर भी लिफ्ट मत दे देना। मामा ने मुझे सिर्फ अपनी एक ही लाइन में पूरा का पूरा रास्ता समझा दिया, लेकिन अभी भी मैं उनकी बातों को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाया। और रात के लगभग 8 बजे सर्दियों के मौसम में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है। अंधेरा अपनी गहरी छाया को बिछाता हुआ आसमान में डेरा जमा चुका था। चांद और तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी मुझे नजर आ रही थी, लेकिन उसके अलावा उस कच्ची सड़क पर मेरी गाड़ी की सिर्फ 2 हेडलाइट की रोशनी ही मुझे दिखाई पड़ रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी और इसके बावजूद मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अचानक से गाड़ी का हॉर्न अपने आप ही बजने लगा। सच में उस वक्त मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद कोई खराबी हो गई होगी और कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी मैं थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक से मुझे एक पत्थर सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ नजर आने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस पत्थर को पहले भी देखा है। इस पत्थर का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिस वजह से गाड़ी इसके करीब से तो निकल नहीं सकती, तो मुझे अपनी गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा और उस पत्थर को हटाने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन वह पत्थर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हालांकि मैंने किसी तरह से उस पत्थर को रास्ते से हटा ही दिया, लेकिन उस पत्थर को हटाते ही मेरे हाथ में बहुत ही ज़ोर का दर्द होने लगा और उस पत्थर से कुछ आवाज़ भी आई। मैं अपने हाथ को पकड़ता हुआ कार के पास पहुंच गया, क्योंकि यह पत्थर काफ़ी ज़्यादा भारी था, जिस कारण मुझे हड्डियों में थोड़ा दर्द तो महसूस हुआ। लेकिन मैं बाद में वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और इस बार जब मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठा तो मुझे गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लगने लगा, मानो गाड़ी में ज़्यादा गर्मी हो गई हो। एक बार फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना ही ठीक समझा।
अभी मैं थोड़ा सा आगे पहुंचा ही था कि मुझे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान बहुत ही जोर का हाँफता हुआ मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस पहाड़ी इलाके में एक रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा जोखिम से भरा हुआ था, क्योंकि इस रास्ते की दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी खाई नज़र आ रही थी और मैं उस रास्ते को पार करता हुआ एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। तो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन के पास एक जेसीबी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी और उसने पूरी की पूरी सड़क को ब्लॉक करके रखा था। इस वक्त रात के लगभग 9 बज चुके थे और मेरे गांव की दूरी अब भी काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी। और इस वक्त मैं एक ऐसे इलाके में सफ़र कर रहा था जहाँ का इलाका एकदम सुनसान दिखाई पड़ रहा था और कच्चे मकान भी मुझे नज़र आ रहे थे। इसी बीच में एक चौराहे के पास पहुँच गया तो मैंने देखा कि उस चौराहे के पास मुझे लाल कपड़ों में लिपटा हुआ कोई नज़र आ रहा था। मैंने जल्दी से गाड़ी के हेडलाइट को ऊपर किया तो मैंने पाया कि वह एक कपड़ा टंगा हुआ था जो एक झाड़ी से नीचे की तरफ लटक रहा था। और यह एक आम बात थी क्योंकि अक्सर चौराहे के रास्ते पर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन हैरानी तो मुझे उस वक्त हुई जब मेरी गाड़ी उस चौराहे के एकदम करीब पहुंच गई, जहां पर अचानक मेरी गाड़ी के नीचे से एक ब्लास्ट होने की आवाज़ आई और साथ ही मेरी गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और उसके ठीक सामने वह जेसीबी नज़र आ रही थी जिसके आगे वाले हिस्से में कुछ गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा था, मगर अंधेरा था तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो ठंड की वजह से अचानक मेरे हाथ से जकड़ गए, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ कुछ गर्मी महसूस हो रही थी और बाहर ठंड का आतंक। अभी मैं चुपचाप से उस जेसीबी वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। वह मुझसे करीब 10 मीटर की दूरी पर ही था। फ़ोन को देखा तो मैंने पाया कि फ़ोन मेरे मामा का था और उन्होंने कहा, अरे बेटा अभी तुम कहाँ हो? तभी मैंने कहा, ओ मामा जी मैं अभी जामपुर स्टेशन पर हूँ। तभी मामा ने कहा, क्या पागल हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था कि उस रास्ते से भूलकर भी मत गुजरना वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोलकर मामा जी एक गहरी सांस लेते हुए मुझ पर चिल्लाने लगे और बोले, जितना जल्दी हो सके उस स्टेशन से निकल जाओ वरना आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मेरे मामा के मुंह से इतनी बुरी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब मैं वापस उस जेसीबी की तरफ मुड़ा तो मेरी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे उस जगह पर अब कोई भी साधन या गाड़ी खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। बस चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरी गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। मैं तुरंत ही उस आदमी के पास गया और फिर उस आदमी ने मुझे कहा, भाई साहब आपको पता है ना, रात में इस स्टेशन पर रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उन सभी की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर उस आदमी ने मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलने का सुझाव दिया। उसने बताया कि वह यहाँ का स्टेशन मास्टर है। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन एक बार फिर मुझे किसी चीज़ के फटने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर सकता था। फिर मेरी नज़र गाड़ी के अगले वाले कांच पर पड़ी तो मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे एक औरत लगातार तेज गति से भाग रही थी। उस औरत के भागने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से गाड़ी उससे आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जैसे तैसे मैं उस स्टेशन से निकल ही गया और उसके साथ ही वह औरत भी दिखनी बंद हो गई। लेकिन इतनी जल्दी मुझे कहाँ पर राहत मिलने वाली थी, क्योंकि मुझे एक बार फिर गाड़ी के अंदर से किसी की तेज़ तेज़ सांसें लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और फिर जब मैं एक बार फिर गाड़ी के पीछे वाली सीट की तरफ देखने लगा तो मुझे दोबारा कोई भी नहीं दिखा। लेकिन अब की बार शायद मेरी गाड़ी मुझे धोखा दे चुकी थी, क्योंकि अचानक से ही मेरी गाड़ी झटका खाने के बाद बंद पड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था कि मैं जल्दी से ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाऊं और गाड़ी के बोनट को खोलकर चेक कर सकूं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं गाड़ी से नीचे उतरना ही नहीं चाहता था। मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर मैं किसी तरह हिम्मत करते हुए गाड़ी से नीचे उतर गया और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा और बोनट को खोलकर देखा
तो मैंने पाया कि गाड़ी का एक मेन वायर बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका था और उसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी मुझे एक बस वहाँ से गुजरती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन जब तक मैं उस बस के पास पहुँचता तब तक वह बस वहाँ से निकल चुकी थी। अब मेरा यहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं एक लंबी सांस लेते हुए वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और अभी मैं उस स्टेशन से तो बाहर निकल गया था, लेकिन अभी भी मैं स्टेशन की पड़ने वाली ज़मीन के अंदर ही था। दरअसल वह स्टेशन काफ़ी दूरी में फैला हुआ था। तभी मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देने लगी। ट्रेन की आवाज़ आना एक आम बात थी, लेकिन आवाज़ एक बार जब स्टार्ट हुई उसके बाद वह आवाज़ बंद ही नहीं हुई। मैंने इन सभी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपनी गाड़ी में बैठा रहा और किसी तरह गाड़ी के आने का मैं इंतज़ार करने लगा था ताकि मैं लिफ्ट मांग सकूं। लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद भी कोई गाड़ी उस रास्ते से नहीं गुजरी। सच में यह तो एक हैरान की बात थी कि एक पक्की सड़क पर किसी साधन का ना गुजरना। फिर मुझे एक ट्रक गुजरता हुआ वहाँ पर नज़र आया और इस बार जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वही औरत मेरी गाड़ी के छत के ऊपर खड़ी हुई नज़र आ रही थी। लेकिन जब मैं एक बार पहले भी उतरा था तो मुझे वहाँ पर केवल और केवल घनघोर सन्नाटा ही नज़र आया था। आखिर वह औरत इतनी सी देर में यहाँ पर कैसे पहुँच गई, और वो भी कार के ऊपर। अभी मैं यही सोचते हुए उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र उस औरत के उल्टे पैरों पर पड़ी तो मैं तो डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। तभी मुझे याद आया कि बिल्कुल ऐसे ही पैर जब मैं उस बड़े से पत्थर को उस सड़क से हटा रहा था तो मैंने एक शख्स को देखा था, मगर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर मैं पूरी जान लगाता हुआ उस ट्रक की तरफ भागने लगा और किसी तरह मैं उस ट्रक के पास पहुंच गया, लेकिन शायद ट्रक वाला ट्रक रोकने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब उसने मेरा यह बुरा हाल देखा तो उसने अपने ट्रक का ब्रेक लगाया और फिर जल्दी से मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। इशारा पाते ही मैं ट्रक में चढ़ गया और मैंने उसे पूरी बात बताई। तब जाकर उसने बताया कि जिस पत्थर को मैंने उस रास्ते से हटाया था वह पत्थर किसी की लाश के ऊपर रखा हुआ था। उस जगह पर लोगों को दफनाया जाता है और उसी जगह पर एक बड़े आकार का पत्थर रखा गया था और मैं गलत रास्ते में पड़ गया और मैंने उस पत्थर को छुआ, जिस वजह से यह औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है और शायद उसकी लाश उस पत्थर के नीचे दफनाई गई थी। लेकिन मैंने मन ही मन उस औरत से माफ़ी मांगी और फिर उसने बताया कि उस रेलवे स्टेशन पर भी एक जेसीबी वाले की आत्मा घूमती है। रात के वक्त वहाँ पर अक्सर एक जेसीबी नज़र आ जाती है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि आखिर आज मैं कितने भूतों का सामना करके आया था। फिर उस ट्रक वाले ने मुझे एक होटल पर छोड़ दिया और सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन दोस्तों, आज भी ये घटना मेरे दिल को और भी ज़्यादा दिल दहलाने का काम करती है, क्योंकि पता नहीं उस दिन मैंने कितने प्रेतों से सामना किया था। शायद उस दिन मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि मैं बच निकला, वरना ना जाने मैं कितना दर्दनाक मौत मरता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।